वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 44 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे कुछ फाइनल टॉपिक्स हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन IT एक्ट या सिंपली IT एक्ट को। और इस एक्ट को मेनली आपका ITA 2000 भी कहा जाता है, क्योंकि आपका 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 17 अक्टूबर 2000 में ये स्टार्ट हुआ था। और टोटल इसके अंदर 94 सेक्शन फिलहाल हैं। और ये मेनली आपका डील करता है जो हम ई-कॉमर्स है या आपका साइबर क्राइम है। ई-कॉमर्स जैसे आपका फिजिकल वर्ल्ड में कॉमर्स होता है, लेन देन होता है, बाइंग एंड सेलिंग हम लोग करते हैं। तो यही चीज़ अगर हम ऑनलाइन करेंगे या इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, डिजिटली अगर हम करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो इसके अंदर आते हैं। या साइबर क्राइम है, सिंपली आप किसी भी सेलफोन हो आपका जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, या कंप्यूटर हो, या कोई भी नेटवर्क हो, इनकी मदद से आप अगर कोई क्राइम करते हैं, जैसे इंटरनेट फ्रॉड हो गया, या सिंपल आपने किसी की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ किया ऑनलाइन, तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे लॉज हैं ये IT एक्ट के अंदर आते हैं। और मेन जो इसमें अमेंडमेंट या चेंजेस हुए थे, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मेजर अमेंडमेंट या चेंजेस कब हुए थे, तो ये 2008 के अंदर हुए थे, जब हमारे इसके अंदर कुछ नए सेक्शंस डाले गए थे, कुछ नए सेक्शन इसके अंदर एडअप किए गए थे, जिसमें कि आपका साइबर टेररिज्म आता है, डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इसके अंदर सेक्शंस थे। तो मेजर जो चेंजेज हुए थे ये 2008 के अंदर इसके अंदर आए थे। तो सिंपल था, इसी को मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो सिंपल था, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज ऑल्सो नोन एज ITA 2000 और सिंपली IT एक्ट। यानी कि इंडियन IT एक्ट को सिंपली हम IT एक्ट भी कहते हैं, या इसे ITA 2000 भी कहा जाता है। इट वाज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000, यानी कि ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 17 अक्टूबर 2000 से। इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और ये मेनली आपका डील करता है साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स से रिलेटेड। इट हैज़ 94 सेक्शंस इसके अंदर हैं। अ मेजर अमेंडमेंट वाज मेड इन 2008 में मेजर अमेंडमेंट इसमें हुआ था। और उसमें क्या आपका हुआ था, इट इंट्रोड्यूस्ड मैनी सेक्शंस, एक नए सेक्शंस इसमें आए थे। फॉर साइबर टेररिज्म हो गया, डेटा प्रोटेक्शन है, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज अगर कोई इंटरनेट पे सेंड करता है या इलेक्ट्रॉनिक वो सेंड करता है, तो इससे रिलेटेड जो नए इसके अंदर सेक्शंस आए थे या मेजर जो चेंजेज हुआ था वो 2008 के अंदर हुआ था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है साइबर लॉ। अब देखिए, साइबर लॉ को इंटरनेट लॉ भी कहा जाता है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ के लिए लॉ हैं, अलग अलग कानून बनाए हुए हैं, वैसे इंटरनेट पे आप कितना उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितना यूजेज है, डेटा कहाँ प्रोटेक्ट होगा, कितना आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी लॉ हैं साइबर से रिलेटेड, उसको एक कॉमन टर्म बोला जाता है साइबर लॉ के अंदर, या सिंपली इंटरनेट लॉ के ऊपर। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में लॉ होते हैं, वैसे इंटरनेट यूज़ करते वक्त आपने वहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो सिंपली जैसे आप किसी अनऑथराइज्ड जो वेबसाइट को आप विजिट करते हैं, प्राइवेसी वहाँ पे है, और वहाँ पे आप इंटरनेट फ्रॉड करते हैं, तो ये सब का सब आपके इनसे रिलेटेड जो लॉ है, ये आपका एक कॉमन टर्म इसके लिए हमने बोल दी साइबर लॉ या इंटरनेट लॉ। तो सिंपल सा है, साइबर लॉ और इंटरनेट लॉ इज अ टर्म विच रिफर्स टू द ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि रेगुलेटरी और लीगल जो टर्म्स में अगर हम बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो उसको हम साइबर लॉ एक कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं। लाइक इंटरनेट एक्सेस एंड यूजेस प्राइवेसी एक्सेट्रा। तो इंटरनेट पे जितना भी हमारा काम होता है लीगल, वो सब का सब आपका साइबर लॉ के अंदर आता है। एक कॉमन टर्म अगर हमने बोल दिया कि कोई लॉ है, किस लॉ के हिसाब से आप, जैसे आप फिजिकली आप लॉ पूछते हैं कि किस लॉ के हिसाब से आपका ये रूल है, तो सिंपली वहाँ पे भी आपका इंटरनेट से बेस्ड जितने भी लॉ हैं उनको एक कॉमन टर्म हमने दे दिया, साइबर लॉ या इंटरनेट लॉ। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है साइबर क्राइम, जो कि सिंपली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क की मदद से कोई भी अगर आप क्राइम करते हैं इंटरनेट के ऊपर या किसी नेटवर्क में, तो आपका साइबर क्राइम में आता है। जैसे आपने इंटरनेट फ्रॉड किया, किसी को ऑफेंसिव मैसेज आप सेंड करते हैं बिना किसी की इजाज़त के, उसके पर्सनल जो डेटा है इंटरनेट के ऊपर उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, इलीगल डाउनलोड अगर आप करते हैं, फेक प्रोफाइल किसी की आप क्रिएट करते हैं, तो ये सब का सब आपका साइबर क्राइम में आता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप जितना भी क्राइम करेंगे, इलीगल जो होगा वो सब का सब साइबर क्राइम के अंदर आएगा। तो सिंपल सा है, इट रिफर्स टू एनी क्राइम, कोई भी क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, जो कि एक कंप्यूटर या नेटवर्क इन्वॉल्व होता है, जिसमें लाइक टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग हो गया, इंटरनेट फ्रॉड एक्सेट्रा।
जैसे कि आप टेम्पर करते हैं, टेम्परिंग यानी कि किसी के डेटा के साथ छेड़छाड़ करना, उसको चेंज कर देना, डिलीट कर देना, मॉडिफाई कर देना, या फिर किसी का सोर्स डॉक्यूमेंट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो इंटरनेट के ऊपर, हैकिंग हो, हैकिंग यानी कि किसी के सिस्टम पे अनऑथराइज्ड तरीके से जाना, बिना उसकी इजाज़त के आप चोरी के मकसद से उसका जो डेटा है चुराना या खाली उसको देखना एंड उसकी मदद से कुछ और करना, तो ये सब आपका हैकिंग के अंदर आता है। इंटरनेट फ्रॉड हो, इंटरनेट पे किसी को धोखा देना, किसी की वेबसाइट, किसी की फेक प्रोफाइल क्रिएट करना, फेक वेबसाइट क्रिएट करना, तो ये सब आपका साइबर क्राइम के अंदर आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है आईपीआर इशू। आईपीआर इश्यूज में सिंपली आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा दिमाग है, बुद्धि है, तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, यानी कि इसकी मदद से अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बेसिस पे आप मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेंटर है या कोई डिज़ाइनर है, तो उसने इंटरनेट पे या कहीं पे भी सिंपली अगर वो अपने माइंड के बेस पे कोई डिज़ाइनिंग करता है, या पेंटर है तो पेंटिंग उसने करी, तो उसके दिमाग से निकली हुई चीज़ें हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली आपके आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, यानी कि उसके इंटेलेक्ट से निकली हुई प्रॉपर्टी है। तो इनको सेव करने के लिए हम कॉपीराइट ले सकते हैं, पेटेंट हम ले सकते हैं, ट्रेडमार्क काफ़ी बार किया जाता है। तो सिंपल सा आईपीआर जो कि सिंपली हमको एक्सेस देता है, हमको प्रिविलेजेस देता है, ताकि इंटेलेक्ट से, जो हमारे इंटेलेक्ट से निकली हुई चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकें, उनको यूज़ करके हम प्रॉफिट ले सकें या सिंपली कोई और काम हम कर सकें। तो सिंपल सा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द इंटेलेक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा कुछ आप काम करते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं इंटेलेक्ट या दिमाग की मदद से। दीज कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग पेटेंट्स आप ले सकते हैं, कॉपीराइट हैं, ट्रेडमार्क हैं, विच अलाउज द होल्डर टू इंश्योर मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ इट, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए उसके पास मोनोपोली रहेगी, केवल वही यूज़ कर सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि किसी खास पीरियड के लिए। ये भी हमेशा तक नहीं होता, बार बार आपको कॉपीराइट वगैरह लेना पड़ता है, पेटेंट आपको लेना पड़ता है, रिन्यू उसको करना पड़ता है। तो सिंपल सा है। नेक्स्ट है हमारी हैकिंग। तो हैकिंग तो सिंपल है, अनऑथराइज्ड तरीके से किसी के सिस्टम पे एंटर करके उसमें से चोरी करना, डेटा को देख लेना, तो ये सिंपली आपका हैकिंग कहलाता है, और जो इसको करता है वो सिंपली आपका हैकर कहलाता है। तो सिंपल सा है, इट इज़ द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवंस कंप्यूटर और अ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में या कंप्यूटर में या किसी भी आपका इंटरनेट से कनेक्टिंग डिवाइस में, आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, फॉर गेनिंग एक्सेस टू डेटा, यानी कि उसके डेटा के को एक्सेस करने के लिए अनऑथराइज्ड तरीके से सिस्टम पे जाना सिंपली हैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारी, तो ये तो एक बेसिक से टॉपिक्स थे। नेक्स्ट हमारे हैं वेब सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट पे जो हमारे सर्विसेज होते हैं, जो काम होते हैं, जो टर्म्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको सिंपली वेब भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके वेब पेजेस होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं, और भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपकी इमेजेज हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, जितना भी है, और हर एक रिसोर्स को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं या वहाँ तक हम पहुँचते हैं यूआरएल की मदद से, जो कि सिंपली आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि एक यूनिक एड्रेस होता है। और मेनली आपको जो www है, इसको आपका टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था, जिन्होंने HTML इन्वेंट की थी, सेम उन्होंने ही आपका वर्ल्ड वाइड वेब को भी इन्वेंट किया था। तो सिंपल सा है, वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब दैट कंटेन्स वेब पेजेस और अदर रिसोर्सेज, जो भी हमारे और रिसोर्स होते हैं, इमेज हो गई, ऑडियो, वीडियो, PDF, जो भी फाइल्स हैं, इट इज़ यूज टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन नेट थ्रू नेमिंग सिस्टम URL, यानी कि एक नेमिंग सिस्टम है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डोमेन नेम वगैरह, हम डोमेन नेम भी हमारे होते हैं जो कि वेबसाइट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारे जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है वेबसाइट। तो वेबसाइट सिंपली क्या होता है, ये कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। कोई आपको जो एक सिंगल वेब पेज है, उसके अंदर आपके अलग अलग टाइप का रिसोर्स या डेटा होता है, सिंपली टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, अलग अलग टाइप का डेटा वहाँ पर मिलता है। तो अगर इनमें से इन्हीं सभी वेब पेजेस को अगर हम कलेक्ट करते हैं कि किसी लॉजिक से या जो आपस में रिलेटेड होते हैं, तो सिंपली उसको एक वेबसाइट कहा जाता है। जैसे फेसबुक है, तो उसका सिंगल पेज है, तो वो रिलेट करता है दूसरे पेज के साथ, सारे आपस में किसी ना किसी लॉजिक से कनेक्टेड हैं, तो सिंपली फेसबुक को हम एक वेबसाइट कहते हैं। तो सिंपल सा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, ये वेब पेजेस का एक कलेक्शन है, सर्व्ड फ्रॉम अ वेब डोमेन, जिसको एक वेब डोमेन से सर्व किया जाता है। यानी कि हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, XYZ, कोई भी आपका नाम हो, एंड साथ में आपका एक्सटेंशन भी होता है जो कि बताता है किस टाइप की वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं जैसे .com है, यानी कि कॉमर्शियल वेबसाइट
वेबसाइट है, या .org हम लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, या .edu एजुकेशन के लिए होता है, .in इंडिया हो गया, या .uk आपका यूनाइटेड किंगडम है, या सिंपली आप इसमें MIL मिलिट्री के लिए लिख सकते हैं। तो सिंपली आपके एक्सटेंशन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपकी किस टाइप की वेबसाइट है। तो ये सिंपली आपका एक्सटेंशन है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, यानी कि इंटरनेट से डेटा रिट्रीव करना हो, डेटा को अपलोड करना हो, डेटा में ट्रैवर्सिंग करनी हो, या डेटा देखना हो, डेटा को प्रेजेंट करना हो, तो ये सारा काम हमारा वेब ब्राउज़र करता है। तो सिंपल सा है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर रिट्रीविंग, डेटा को रिट्रीव करना या रिसीव करना, प्रेजेंट करना कि किस तरीके से वो दिखने वाला है, एंड ट्रैवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, एंड ट्रैवर्स करना यानी कि इंफॉर्मेशन को देखना, सिंपली सर्व करना। तो ये सारा काम हम करते हैं वेब ब्राउज़र की मदद से। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर सिंपली क्या होता है, सर्वर यानी कि जो सर्व करता है वर्ल्ड वाइड वेब का ऐसा सर्वर जो कि हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्ड हमको करता है या रिसोर्सेज हमको सेंड करता है। तो ये रिक्वेस्ट आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है। तो HTTP रिक्वेस्ट एक यूज़र भेजता है सर्वर को, या सिंपली ब्राउज़र भेजता है, एंड सर्वर उसको सर्व करता है, या उससे रिलेटेड जो भी वेब पेज उसके पास अवेलेबल होते हैं तो उनको वो रिटर्न करता है। तो सिंपल सा है, अ वेब सर्वर इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट सेंड बाय वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट करेगा उसको ये रिस्पॉन्ड करता है या उसमें रिसोर्सेज सेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है वेब होस्टिंग। अब देखिए वेब होस्टिंग क्या होती है, जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो इंडिविजुअल अगर चाहता है कि वो वेबसाइट पूरा वर्ल्ड देखे, हर कोई देखे, तो उसको होस्टिंग करनी पड़ती है, मेज़बानी करनी पड़ती है। वेब होस्टिंग यानी कि उसको इंटरनेट पे होस्ट करना पड़ेगा, किसी ऐसे सर्वर पे जो 24/7 चलता हो, ताकि उसको वर्ल्ड वाइड वेब पे उसको हम देख सकें उसके यूनिक डोमेन नेम की मदद से। तो सिंपल सा है, वेब होस्टिंग वेबसाइट को होस्ट करना, यानी कि जो हमने बनाई है उसको अपलोड करना, ताकि वो एक्सेसिबल हो, उसको हम देख सकें इंटरनेट या सिंपली आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो सिंपल सा, वेब होस्टिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, टू मेक दियर वेबसाइट एक्सेसिबल विया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से उनकी वेबसाइट एक्सेसिबल हो, हर कोई देखे, तो उसके लिए उसको होस्टिंग करनी पड़ती है, वेबसाइट को अपलोड करना पड़ता है किसी सर्वर पे। नेक्स्ट हमारा आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये सिंपली आपका डिफरेंट एड्रेस होता है, हर एक जो भी आपका रिसोर्स होता है, यानी कि इंटरनेट पे अगर आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई इमेज है, या कोई आपकी वेबसाइट है, या कोई और पेज है, ब्लॉग है, तो जितना भी वहाँ पे होता है हर किसी का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यानी कि हर एक रिसोर्स है उसको लोकेट करने के लिए जो आपका यूनिक एड्रेस होता है वही आपका सिंपली URL है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर तैयार करती है, लेआउट तैयार करता है किसी भी वेब पेज का, यानी कि वो कैसा दिखेगा। तो ये सारा काम आपका HTML के अंदर होता है। यहाँ पे आपने देखो लोअर क्लासेस में शायद पढ़ा हो 10th के अंदर, यहाँ पे सिंपली HTML आपका आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे था ये। तो HTML में सिंपली इसमें हम टैग के फॉर्म में काम करते हैं। टैग एंड एट्रीब्यूट होता है, हेड बॉडी हेड टाइटल, आप ऑलरेडी शायद आपको पता होगा। तो टैग्स के फॉर्म में यहाँ पे आपका पूरा काम होता है, और इनबिल्ट टैग होते हैं, यानी कि पहले से ही टैग बने हुए होते हैं, केवल हमको अप्लाई करना होता है जिस तरीके का लेआउट हमें चाहिए। तो इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस क्रिएट करने के काम ये आता है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट। टैग एंड एट्रीब्यूट की मदद से सिंपली वहाँ पे हम HTML की मदद से वेब का लेआउट देखते हैं या वेबसाइट का लेआउट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हमको एक्सपेंड करना है मार्कअप लैंग्वेज को, तो उसके लिए हम XML यूज़ करते हैं। अब ये भी आपका मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन ये हमको हेल्प करता है डेटा को स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जितना भी डेटा हमारा ट्रैवल होता है इंटरनेट पे, तो उसको स्टोर एंड आपका ट्रैवल करने का जो काम है वो XML करता है। और यहाँ पे जो टैग होते हैं इनबिल्ट नहीं होते, तो यहाँ पे जो यूज़र है वो खुद ही अपने टैग क्रिएट करता है, खुद ही एट्रीब्यूट क्रिएट करता है। लेकिन HTML में क्या होता है, यहाँ पे पहले से आपके क्रिएटेड होते हैं। तो सिंपल सा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ये डेटा को स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वी हैव टू क्रिएट ओन टैग्स या आवर ओन टैग्स, क्रिएट
आवर ओन टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स इन XML, यानी कि XML के अंदर हम अपने खुद के टैग्स या एट्रीब्यूट्स खुद ही क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ हमारे सभी टॉपिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी हमारा पूरा होता है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा होता है और ये वीडियो भी पूरी होती है, वीडियो नंबर 44। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 45।